वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन GOWA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। 2. बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका UNFCCC की COP27 सम्मेलन के दौरान गठबंधन में शामिल हुए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B। संदर्भ: मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान 9 नए देश ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस GOWA में शामिल हुए, जो जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकटों से निपटने के लिए अपतटीय पवन को तेजी से बढ़ाने को संकल्पित हैं। सदस्य देश बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, UK और US गठबंधन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आयरीना, डेनमार्क और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद GWEC द्वारा सितंबर 2022 में की गई थी। उद्देश्य: यह अपतटीय पवन ऊर्जा की प्रयोग में तेजी लाने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाएगा। GOWA में शामिल होने वाले देश राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और नए तथा मौजूदा बाजारों में अपतटीय पवन ऊर्जा के प्रयोग में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। अपतटीय पवन को बड़े पैमाने पर तथा कम समय सीमा में और प्रतिस्पर्धी लागत पर प्रयोग किया जा सकता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और कार्यान्वयन की वर्तमान दरों के बीच बढ़ते अंतर को पाटने का एक तेज और व्यवहार्य मार्ग है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक कुल वैश्विक अपतटीय पवन क्षमता को कम से कम 380 गीगावाट तक बढ़ाना है। वर्ष 2020 से हर साल औसतन 35 गीगावाट और वर्ष 2030 से प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 70 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करना है, जिसके माध्यम से वर्ष 2050 तक इसकी पहुंच 2000 गीगावाट तक सुनिश्चित हो सके। GOWA का लक्ष्य अपतटीय पवन ऊर्जा संक्रमण और बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान देना है, जिससे क्षेत्रों, देशों और उद्योग तथा परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लाभ हो सके। अपतटीय पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन उत्पादन की अपेक्षा अधिक प्रतिस्पर्धी है तथा निवेश और रोजगार सृजन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सकती है। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MAS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। 2. ये UNEP अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित एक उपग्रह आधारित डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म है। 3. इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और UNEP द्वारा आयोजित जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन सहित भागीदारों के साथ लागू किया जाएगा। 4. मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 2 और 3, C. 2, 3 और 4, D. 1, 2, 3 और 4। उत्तर C। मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली (MAS), मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MAS)
27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया। यह मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और उनसे निपटने में सरकारों की मदद करने के लिए एक नई उपग्रह आधारित प्रणाली है। यह एक डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म है जिसे यूएनईपी इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी (IMEO) रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है ताकि उत्सर्जन शमन के लिए नीति प्रासंगिक डेटा को प्रयोग में लाया जा सके। ये पारदर्शी तरीके से प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने और वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक नई पहल है। ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पहली वैश्विक प्रणाली होगी जो मीथेन डिटेक्शन को अधिसूचना प्रक्रियाओं से पारदर्शी रूप से जोड़ने में सक्षम होगी। मास इस शक्तिशाली गैस के तेजी से शमन क्रिया को बढ़ावा देने के लिए बड़े मीथेन स्रोतों के बारे में सरकारों, कंपनियों और ऑपरेटरों को सचेत करेगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और यूएनईपी द्वारा आयोजित जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन सहित भागीदारों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो वर्तमान जलवायु वार्मिंग में कम से कम 1/4 योगदान देती है। हालांकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव प्रेरित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के एक छोटे हिस्से के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मंगल पर मनुष्यों को उतारने के लिए डिजाइन किया गया अपना LOFTID प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को पूर्ण किया? ए. रोसकॉस्मोस, बी. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी. इसरो, डी. नासा। उत्तर डी. संदर्भ: नासा ने इन्फ्लेटेबल डिसेलरेटर LOFTID मिशन के अपने लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट का तकनीकी प्रदर्शन पूरा किया। नासा का लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इन्फ्लेटेबल डिसेलरेटर या LOFTID वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के लिए क्रॉस कटिंग एरोशेल, एक प्रकार का हीट शील्ड, प्रदर्शित कर रहा है। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर या एरोशेल तकनीक एक दिन मंगल ग्रह पर मनुष्यों को उतारने में मदद कर सकती है। नासा के अनुसार ये किसी ग्रह या अन्य ब्रह्मांडीय वायुमंडलीय पिंड पर लोगों, वाहनों और हार्डवेयर को उतरने के दौरान उनके प्रवेश अवरोहण को धीमा करने के लिए कठोर एरोशेल पैराशूट और रॉकेट पर निर्भर है। इन्फ्लेटेबल डिसेलरेटर तकनीक मंगल ग्रह पर मानव मिशन और बड़े रोबोटिक मिशन दोनों के लिए उपयुक्त है। अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी हाइपरसोनिक इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर HIAD तकनीक विकसित करने में 1 दशक से अधिक समय लगाया है। अनुप्रयोग: यह मनुष्यों को मंगल ग्रह पर उतारने में मदद कर सकता है। प्रक्षेपण के बाद रॉकेट संपत्तियों को वापस लाने के लिए उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा से विशाल वस्तुओं को वापस लाने में मददगार होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से। डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन ASCODD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सम्मेलन का 16वां संस्करण वर्ष 2022 में आयोजित हुआ और कोलकाता, भारत में संपन्न हुआ। 2. ASCODD का क्षेत्र हैजा और टाइफाइड की महामारी विज्ञान तक सीमित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. संदर्भ:
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कोलकाता में डायरिया रोग और पोषण ASCODD पर 16वें एशियाई सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों, अमेरिका, यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन ICMR राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान द्वारा किया गया था। थीम: सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हैजा, टाइफाइड और अन्य आंत्र रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। SARS-CoV-2 महामारी से परे ASCODD ने न केवल हैजा और टाइफाइड की महामारी विज्ञान पर बल्कि आंतों के टीके की पहल, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, पानी, पर्यावरण और स्वच्छता पहलुओं, आणविक निदान, भोजन और पोषण आदि पर भी बहुआयामी चर्चा का विस्तार किया है। सम्मेलन ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, अस्पताल प्रबंधन के लिए ई-अस्पताल, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन ऐप जैसी पहलों पर प्रकाश डाला। दस्त ढीले, पानीदार और संभवतः अधिक बार मल त्याग करने वाला होता है। यह अकेले भी प्रदर्शित हो सकता है या अन्य लक्षणों के साथ जुड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मतली, उल्टी, पेट में दर्द या वजन कम होना। हाल ही में खबरों में रहे फ्रेंडशोरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह अवधारणा व्यवसायों को साझा मूल्यों वाले राष्ट्रों के समूह के भीतर विनिर्माण विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है। 2. सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित ऊर्जा और दूरसंचार को फ्रेंडशोरिंग के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पहचाना जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर C. अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क को बाहरी स्रोतों से रुकावट या आर्थिक दबाव से बचाने के लिए फ्रेंडशोरिंग का सुझाव दिया जा रहा है। ये संकल्पना ऐसे विनियमों को लागू करता है जो व्यवसायों को साझा मूल्यों वाले राष्ट्रों के समूह के भीतर विनिर्माण विस्तार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस संकल्पना का इरादा कम समान विचारधारा वाले राष्ट्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए आवश्यक कच्चे संसाधनों, प्रौद्योगिकियों या सामानों में अपने बाजार प्रभुत्व का गलत तरीके से उपयोग करने से रोकना है। फ्रेंडशोरिंग के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित ऊर्जा, दूरसंचार और खनिज उद्योग हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका अर्धचालकों के लिए ताइवान पर बहुत अधिक निर्भर करता है और ताइवान पर संभावित चीनी आक्रमण से इसकी कमी हो सकती है।